सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 में कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम के नाक पढ़ेंगे। इससे पहले हम कमलेश्वर के बारे में इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म 1932 में यानी आज़ादी से पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस जगह हुआ था? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य किया और इनके अलावा कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया? सारिका पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर प्रमुख समाचार पत्र है, दैनिक जागरण भी, सारिका। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है इनकी। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, यानी ये उनका स्वर्गवास हो गया। 1932 में जन्मे और 2007 में इनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ यानी अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया जिसका कोई वंश न हो, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे इनके कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास। ये कितने पाकिस्तान बहुत इनका चर्चित उपन्यास रहा है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। पटकथाएं यानी पर्दे के लिए जो कथाएं लिखी जाती हैं उन्हें पटकथाएं कहा जाता है। तो कमलेश्वर ने अनेक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए क्या लिखी हैं? पटकथाएं लिखी हैं, पर्दे के लिए कहानी लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा का उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। ये कमलेश्वर का जीवन परिचय था। कहाँ जन्म हुआ है? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है? 1932 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया है और दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य किया है। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो ये तीसरे नंबर का पुरस्कार है भारत सरकार का। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे हैं कमलेश्वर। इन्होंने कौन कौन सी कहानी संग्रह लिखे हैं? राजा निर्बंसिया, खोई हुई दशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, वही बात, मुर्दे कहानी ये संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान इनके उपन्यास है। इसके बाद हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। इस पाठ के बारे में, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। वास्तव में प्रतीक है, क्योंकि हम ये कहते हैं नाक कट गई। नाक कटना यानी सम्मान का चले जाना। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े हुए अनेक मुहावरे भी प्रचलित हैं। नाक कटना, नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत यानी शासन करने वाले अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोगों के औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल एवं कहानी
पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। तो जॉर्ज पंचम की नाक है, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में उस घटना का वर्णन है जिस समय जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत के आगमन पर घटी थी। यहाँ कौन आ रही है जॉर्ज पंचम के साथ? एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आगमन पर घटी है, वह अपने पति के साथ भारत आ रही है। कौन? एलिजाबेथ किसके साथ? जॉर्ज पंचम के साथ भारत आ रही है, और उनके भारत आने के स्वागत की भव्य तैयारियां हो गई हैं और फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही है। इस अवसर पर पहनने के लिए रानी के ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट सिलवाया है जिसका रेशमी कपड़ा भारत से मंगवाया गया। उस सूट पर करीब 400 पाउंड खर्च आया है। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री छपी है, साथ ही प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? दिल्ली की सड़कों का काया पलट हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। तो इस नाक पे ये पूरा पाठ दिया गया है। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं यानी साथ में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली है। जॉर्ज पंचम, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही है। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले से ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। एलिजाबेथ किसके साथ भारत आ रही थी? एलिजाबेथ द्वितीय मैं पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में क्या अखबारों में क्या खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए भारत में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो दर्जी था वो क्यों परेशान था? क्योंकि वो उसकी परेशानी का कारण था कि जो रानी है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी, और इसको लेकर उसका सेक्रेटरी और जासूस भी महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे, यानी आने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। देखिए, जो खबर इंग्लैंड में छपती थी वो दूसरे दिन कहाँ छपती थी? हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। मतलब उन्हें खुद, पत्रकारों को भी खुद नहीं पता था, वो उनकी नकल करते थे कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट सिलवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस पर आया है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये कौन है? जॉर्ज पंचम की पत्नी है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कौन है? जॉर्ज पंचम की पत्नी है, जो अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर साथ आ रही हैं। ठीक है। अब इसमें रानी ने कैसे रंग का सूट सिलवाया है? नीले हल्के रंग का सूट। रानी ने नीले, जो हल्का रंग का है, हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका खर्चा कितना आया है, और जिसका रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया है? हिंदुस्तान से मंगवाया
गया है। और इस पे खर्चा कितना है? खर्चा कितना है? 400 पौंड। अब देखिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन अपने आप में विकसित राष्ट्र होते हुए, हमारे पर हुकूमत करते हुए भी अपने पहनने की छोटी छोटी चीज़ें भी कहाँ से मंगा रहा है? हिंदुस्तान से। इसका मतलब है कि उसके पास संसाधन नहीं है, वो अपने ही संसाधनों का, भारत देश के संसाधनों का, अपने उपनिवेश का ज़बरदस्त दोहन कर रहा है और अपने देश को माला माल कर रहा है। क्योंकि पहले भारत सोने की चिड़िया था और भारत में सब कुछ पैदा होता था, लेकिन यहाँ के जो अंग्रेज लोग हैं वो यहाँ के सामान को लूट के कहाँ इकट्ठा कर देते थे? ब्रिटेन में। तो रानी ने हल्के रंग का सूट सिलवाया और उसका कपड़ा, रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगवाया? हिंदुस्तान से ही मंगवाया है। और उसका करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। शाही महल में यानी राजा के महल में किन किन की जीवनियाँ देखने को आई? नौकरों की, बावर्चियों, खाना बनाने वालों की, खानसामों की, अंगरक्षकों की, बॉडीगार्डों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। और तो और कुत्ता कितना छोटा होता है उसकी उसकी तस्वीरें भी अखबारों में छप गई हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी। रानी कितने हजार का? 5,000 रुपये का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। ये पालम हवाई अड्डा अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। यहाँ पर 5,000 का सूट पहन के रानी उतरेगी। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या क्या कुछ होना चाहिए? जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उनकी शान शौकत के क्या कहने? शान शौकत यानी ठाट बाट उनकी रही सी। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख था यानी स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। नई दिल्ली का क्या हो गया? काया पलट हो गया। कैसे हो गया? नई दिल्ली की सड़कों की और मरम्मत करवाई गई, उन पर नई रोडी डालकर चमकाया गया। सड़क के किनारों को काट छाट कर क्या किया गया? आकर्षक बनाया गया। सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई। सरकारी इमारतों का रंग रोगन किया गया और उन पर लाइटें लगाई गई होंगी। सड़कों के किनारे पर लॉनों को हरी भरी घास से चमकाया गया होगा। दिल्ली का कायाकल्प। अब देखिए, हमारे अफसरों में वो क्षमता है, हमारे प्रशासन में वो क्षमता है कि हम, ये जरूरी नहीं कि बाहर से कोई राजनेता आए या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आए तभी हम दिल्ली का काया पलट करें। हमें वैसे भी हमारे सार्थक प्रयास करना चाहिए। जैसे दिल्ली की काया पलट हो, वैसे ही अन्य शहरों की काया पलट हो जाए। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे अफसर, हमारा प्रशासन तभी सक्रिय होता है, अग्रसर होता है जब कोई विदेशी व्यक्ति दौरे पर आता है। और यह करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों यानी कोमलांगी, नाजनीनों कोमल अंग की तरह श्रृंगार किया। यानी दिल्ली का एकदम बहुत बढ़िया
चमकती धमकती सड़कें हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह जॉर्ज पंचम की नाक। यह दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक का मतलब यहाँ इज्जत नहीं थी, यहाँ जॉर्ज पंचम की कोई नाक नहीं थी। यहाँ व्यंग्य किया गया है क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि वो भारतीयों का शोषण करते थे। सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। नाक किसका है? सम्मान का प्रतीक है। तो दिल्ली में सब कुछ तो था लेकिन राजा के प्रति क्या था? मान सम्मान नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। देखिए, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, ठीक है। तो लंबी दास्तान क्या है? इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों में पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जब यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हैं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए हैं उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों, लाट यानी मूर्ति, शाही लाटों तक लाट की नाक चली गई। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तो ये अपने आप में देखिए, इसका मतलब है एकाएक क्या हुआ? हथियारबंद पहरेदार भी थे। इसका मतलब है कि पहरेदारों ने अपनी ड्यूटी सही नहीं निभाई, गश्ती लगती रही, नाक फिर भी चली गई। तो यह तो इसके दो कारण हो सकते हैं, पहरेदारों ने अपनी ड्यूटी सही नहीं निभाई। दूसरी ये है कि यहाँ व्यंग्य किया गया लेखक के माध्यम से कि सब कुछ था लेकिन लोगों ने उसकी इज्जत उतार दी थी। लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जॉर्ज पंचम के प्रति कोई मान सम्मान नहीं था। तो ये दो बातें यहाँ आई हैं। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। देश की खैर खवाऊं यानी भलाई चाहने वालों, कौन? नेता लोग देश की खैर खवाऊं की एक मीटिंग बुला गई और मामला पेश किया गया कि क्या किया जाए। तो अब देखिए, इसमें एक चीज आती है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी थी, वह किस मानसिकता को, क्या मानसिकता है? मतलब यहाँ के लोग क्या करते, सरकारी तंत्र में पहले से जागरूक नहीं रहता है, जागरूक नहीं रहता। जब मौका आता तब उसकी नींद खुलती है। सरकारी तंत्र मीटिंगों पर चलता है। छोटी सी छोटी बात के लिए सिर्फ मीटिंग बुला ली जाती है और होता कुछ नहीं है। सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए, मीटिंग हुई, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो।
इसका एक तो ये बात है कि जब कोई हम विदेशी दौरे पर भारतीय दौरे पर कोई विदेशी मेहमान आए तो ये अपने आप में गलत बात है कि उस व्यक्ति की नाक नहीं हो। अगर वो व्यक्ति अपनी मूर्ति को देखेगा तो बहुत बेइज्जत महसूस करेगा। मूर्तिकार हो या कलाकार, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। ये देखो लालचीपन दर्शाया गया है। ये भारतीय कामगारों की अपनी विशेषता है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा सा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरे, उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। क्यों थे वो बदहवास? क्योंकि पहले से वो सरकारी तंत्र क्या है, क्या करता है, एक विभाग की जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालकर स्वयं छुटकारा पाने की कोशिश करता है। ढूंढने पर फाइलों में कुछ नहीं मिलता। अफसर दिखावटी चिंता करते हैं। अफसरों में चापलूसी की प्रवृत्ति होती है। तो ये दिखाया गया है। अजीब परेशानी थी किन पे? हुक्कामों पे। हुक्कामे कौन है? जो देश की चिंता करने वाले हैं। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो नेता परेशान थे, वो हुक्मरान परेशान थे, हुक्काम परेशान थे। क्यों? अजीब परेशानी थी, चेहरों पे कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे। तो ये देखकर, सब देखकर कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट, लाट यानी खंबा, मूर्ति, लाट कब और कहाँ बनी है। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। मूर्तिकार ने नाक लगाने देने की हाँ कर दी, लेकिन उसने क्या शर्त रखी कि सबसे पहले उसे यह पता होना चाहिए कि पत्थर कहाँ से लाया गया और कब और कहाँ बनी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, ताका यानी देखा। एक की नज़र ने दूसरे को कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब देखिए अफसर क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। एक विभाग दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। खैर मसला हल हुआ। एक कलरक को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का जिम्मा छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलों के पेट चीरने का मतलब है कि सारी फाइलें खंगाल ली गई लेकिन उनमें कुछ नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया। अब देखिए यहाँ कोई भी सरकारी विभाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, मन मर्जी से काम करते हैं, असावधानी से काम करते हैं तो कोई रिकॉर्ड सही नहीं मिला। तो क्लर्क लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ करो। खता यानी गलती। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी रिश्वतखोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण सब कुछ हजम हो चुका है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और यह नाक का दारोमदार, दारोमदार यानी जिम्मेदारी, किसी काम को करने की जिम्मेदारी, कार्यभार, दारोमदार आप पर है। सबसे पहले जॉर्ज पंचम के नाक की मूर्ति नहीं थी, नाक मूर्ति के नाक नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक मूर्तिकार को बुलाया और हुक्म दिया कि वो दिल्ली तुरंत हाजिर हो। जरूरी मीटिंग बुलाई गई। सब हुक्कामों के क्या चेहरे अजीब थे, परेशान थे, लटके हुए थे, उदास थे, बदहवास थे। यह देखकर क्या हुआ, मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि पत्थर कहाँ से लगाया गया, कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया। सब हुक्काम एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो क्या, उनकी क्या मानसिकता दर्शा रही है कि ये जानकारी ये अफसर देगा, ये जानकारी ये अफसर देगा। खैर मसला हल हुआ। क्लर्क को फ़ोन किया गया और छानबीन का काम सौंप दिया गया, लेकिन सब वहाँ रिकॉर्ड कोई भी नहीं मिला उन्हें। तो वो क्लर्क है कांपते हुए कमेटी के सामने क्या बोला
मेरी खता माफ़ करो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरों पर क्या है, उदासी के बादल छा गए। और क्या बना दी गई, एक कमेटी बना दी गई। और कमेटी को क्या काम सौंपा गया, नाक लगाने का काम। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब ये देखिए, उस देश के राजा की नाक लगाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये चापलूसी के बजाय अपने देश हित में काम करते तो हमारे देश की का काया पलट हो जाता, हमारे देश की तस्वीर ही कुछ होती। अब मूर्तिकार की इस बात से एक और बात पता चल रही है कि वह बोला कि पत्थर की किस्म का पता नहीं है तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो सरकारी पैसे का, सरकारी खजाने का, सरकारी तंत्र का, सरकारी परिवहन का आराम से उपभोग करेगा। और उसे ये चिंता नहीं है कि कितना पैसा खर्च होगा, वो जनता का पैसा, उसे क्या मतलब, वो ऐश और आराम पे। ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के नेता लोग भी करते हैं। वो क्या है कि गरीब जनता के पैसों पे ऐशो आराम उड़ाते हैं। कमेटियाँ गठित कर दी जाती है और कमेटियाँ कई कई सालों तक काम करती रहती हैं और उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो अब देखो, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा। इसका क्या तुक निकलता है, खोदा पहाड़ निकली चुई है, यानी पूरे पहाड़ों को खंगाल लो। पहाड़ तो पता नहीं कितने का, तो बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो बुद्धिमानी से काम नहीं ले रहा है वो। कमेटी के सदस्यों में जान क्यों आई, उसने मूर्तिकार ने कहा कि आप इसकी चिंता न करिए, मैं पत्थर का पता लगाऊंगा, हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा और उसको खोज के लाऊंगा। सभापति ने चलते चलते गर्व से क्या कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। अफसरों को पता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, नाकामी के कारण कुछ नहीं करते। हर चीज़ इस देश के घर में छिपी है। ज़रूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। अगर इसी मूर्तिकार को पुरातत्व विभाग, जो पुरातत्व विभाग है, उसकी फाइल से ये रिकॉर्ड मिल जाता कि ये मूर्ति कहाँ बनी, किस पत्थर की बनी और किसने बनाई, कब बनाई, तो ये पूरा मसला हल हो जाता। फिर मूर्तिकार को हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों में जाने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ज़्यादा पैसा बहाने की आवश्यकता नहीं थी, इतना पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये बात यहाँ ये दर्शाती है कि हमारा सरकारी तंत्र अपना रिकॉर्ड रखने में कितना लापरवाह है। हमारा सरकारी तंत्र कितना, या सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर किया गया है। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश यानी निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत कहाँ है, वो लाचार था, बेबस था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने पैसे भी खर्च कर दिए, ऐशो आराम भी उड़ा लिया, लेकिन एक दिन बुराई का अंत तो होता ही है। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। वह पत्थर विदेशी है। देखिए, हिंदुस्तान में हर चीज़ प्राप्त है। पत्थर है, संगमरमर, ग्रेनाइट, सब कुछ है। मकराना के पत्थर से तो ताजमहल बना है, लेकिन हिंदुस्तान वो पत्थर किसका है, पत्थर विदेशी है। हो सकता है कि वो देश का ही हो, लेकिन वो मूर्तिकार भी है, वो क्या था, जरा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार कलाकार है पर पैसे से लाचार है। उसने भी ऐशो आराम उड़ा लिए कुछ दिन, और वो घूम घाम के पैसे उड़ा के, मौज उड़ा के, और फिर वापस क्या हो गया, वो उदास होकर, हताश होकर लौटा और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, लेकिन वो पत्थर किस किस्म का था उसे नहीं मिला। वह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, तेज में आकर यानी गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेश की सारी चीजें हम अपना चुके, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिलते। देखो यहाँ व्यंग्य किया गया है।
लानत है आपकी अक्ल पर। अब वो बात उस पे डाल रहा है, मूर्तिकार पे डाल रहा है, जबकि जब ऐसी बात थी तो उस अफसर को, उस मूर्तिकार को नहीं भेजना चाहिए था ऐशो आराम के लिए, जगह जगह पत्थर तलाशने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। विदेश की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, अंग्रेजी शिक्षा हम अपना चुके हैं, विदेशी कल्चर हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो ये व्यंग्य किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम ये शेष पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।